करते हैं शो की और अब नजर डाल लेते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों की शुरुआत पर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला जो शुरुआत है वो होते हुए दिखाई दे रही है। SGX निफ्टी हम देख रहे हैं कि करीब 60 अंक नीचे है इस वक्त। निकाई के बाजार को देखेंगे तो करीब 134 अंकों की गिरावट है यहाँ पर। वहीं हांगकांग के बाजार पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर 300 करीब 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। कॉस्पी हरे निशान में है और चीन के बाजार भी फिलहाल अभी हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। तो जो शुरुआत है इस वक्त SGX निफ्टी पर अगर नजर डालेंगे तो वो हल्की कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन 18,600 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त दिख रहे हैं। अब देखना होगा इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए चाल कैसी रह सकती है, उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट का जो सेटअप है वो कैसा है, किस तरह के संकेत वहां से मिल रहे हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा मौजूद है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप ग्लोबल संकेत से ही देखें तो वो तो खराब है और इस वजह से आप SGX निफ्टी को भी डाउन देख पा रहे हैं 61 पॉइंट। हालांकि ये SGX निफ्टी फ्यूचर्स में होता है इसलिए आपको प्रीमियम के साथ दिखता है और ये 667 पे काम कर रहा है। हालांकि जब हम मार्केट ओपन करेंगे तो स्पॉट निफ्टी के साथ करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 500 के भी नीचे खुले या फिर 500 के इर्द गिर्द खुले, क्योंकि कल आपकी क्लोजिंग जस्ट 600 के नीचे आके हुई है। ये तो है पहला पॉइंट। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में वापस आता हूँ, वहां पर अगर आप देखेंगे तो यूएस के तीनों इनफैक्ट मेजर इंडाइसिस करीब 1.5% नीचे जाके बंद हुए हैं। चाहे वो IT कंपनीज का नेस्डेक हो या फिर एनर्जी कंपनीज का डाउ हो, इन सभी के अंदर हमको गिरावट बनते हुए दिखी है। 2-3 बड़ी वजह है। असल में पहली वजह तो खुद अमेरिका के फेड के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मिस्टर बुलार्ड। वो ये कह रहे हैं कि 2023 में भी ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। ये एक उनकी तरफ से बयान आया है। मैं इसी में क्लब कर दूं, कल ECB के भी कुछ एक बयान आए थे। वो बयान भी यही कह रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन को नीचे करने के हमारे गोल अचीव हो जाएंगे। इसलिए हमको ECB का भी ये कहना है, इसलिए हमको हो सकता है दरों को और बढ़ाना पड़े। तो दो बड़े मेजर सेंट्रल बैंक के अधिकारी ECB और साथ ही फेड, उन दोनों का तरफ से बयान ये आया कि अभी भी इन्फ्लेशन के जो कम करने के हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो दरें बढ़ानी होगी 2023 में भी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है चाइना में आपको पता है कोविड की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त है। अब वहाँ से खबर ये है कि वहाँ की कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जिससे कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको पता ही है कि सिर्फ एक छोटी सी वजह से भी चाइना सप्लाई डिस्टर्ब करने की काफ़ी कैपेसिटी रखता है। एग्जाम्पल के लिए कंटेनर की प्रॉब्लम आपको याद ही होगी। अब खबर यह है कि आईफोन का प्रोडक्शन होने में दिक्कत आ रही है, इसलिए US मार्केट्स के अंदर आईफोन का जो एप्पल लिस्टेड है वो करीब 2.5% जाके टूटा। और भारतीय बाजारों में जो इसकी फ्रेंचाइजी होल्डर है रेडिंगटन, उसके अंदर हमने काफ़ी दिनों से तेज़ी बनती हुई दिखी है। तो एक ग्लोबल सेंटिमेंट सब कुछ आपको कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आते हैं एक और इंडिकेटर्स पे, वो है होम प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आज US में जारी हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप यूरोप का भी कनेक्शन देखें ना, तो वहाँ पर भी एक रिपोर्ट आई है। एक वेबसाइट है जो कि रियल एस्टेट को कवर करती है। उन्होंने कहा कि स्लो डाउन की वजह से यूरोप में भी जो डिमांड है नए घरों की, न्यू सेल्स की, होम्स की, वो करीब 28% घट गई है और जो ओवरऑल डिमांड है घरों की वो 44% कम हुई है YoY बेसिस पर एक साल में। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आगे चल के भी डिमांड पे प्रेशर रह सकता है, क्योंकि क्रिसमस में उनको लगता नहीं कि बहुत जल्दी हम वो पुल बैक या फिर रिकवरी कर जाएंगे। ये 2-3 सेंटिमेंट ऐसे बने जिसने ग्लोबल मार्केट्स को कल धराशायी किया। और आप यूरोपियन बाजार भी देख पा रहे हैं, वो भी कमज़ोर है। हालांकि कुछ एक मेजर जिसको इंडिकेटर्स कहते हैं, मैक्रो इंडिकेटर, जैसे कि क्रूड, वो भी आपके नीचे है, 81-82 के आसपास चल रहा है। और डॉलर इंडेक्स वो करीब 106 के आसपास चल रहे हो कि 4 महीने के लो पे है। कुल मिला के US और यूरोप दोनों से थोड़ी नेगेटिव खबरें आई, इस वजह से आप इंडाइसिस में इस तरह का कामकाज देख पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी सारी जानकारी देने के लिए। तो US और यूरोप दोनों ही बाज़ारों में अगर देखेंगे तो फिलहाल सेंटिमेंट थोड़े कमज़ोर हैं। चीन में दिक्कतें बढ़ते जा रही हैं और इस बीच फेड ऑफिशियल्स की तरफ से जिस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं इस वक्त, उनका कहना है कि ब्याज दरों में बढ़त जारी रहेगी, 2023 में भी कंटिन्यू रहेगी और ये 2024 तक भी इस तरह की बढ़त देखने को मिल सकती है अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो ये कुछ
स्टेटमेंट्स जो इस वक्त हम देख रहे हैं उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स के ओवरऑल मूड और माहौल खराब है। आईफोन प्रोडक्शन के आंकड़े वहाँ पर भी देखिए कुछ दबाव, यहाँ पर चीन में जो दिक्कतें चल रही हैं कुछ दबाव वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी एक अपडेट आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डाल लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे थे। उसके बाद आज भारतीय बाजारों की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में खरीदारी की, 936 करोड़ की खरीदारी हुई है यहाँ पर, और हम देख रहे हैं लगातार 3 दिनों से ये जो आंकड़ा है यहाँ पर खरीदारी ही देखने को मिल रही है। वहीं 2 दिनों की बिकवाली करने के बाद कल डीआईएस की तरफ से एक खरीदारी का आंकड़ा आया। नेट 88 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर पर नजर डालेंगे तो एफआईआईएस की तरफ से 1414 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 2538 करोड़ की खरीदारी एफआईआईएस की तरफ से इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिली। तो ये थे एफआईआईएस के आंकड़े। चलिए लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। नितिलेश, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। कल का दिन तो मार्केट के लिए काफी शानदार रहा, नए रिकॉर्ड्स, नए शिखर हमने देखे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में ही, और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी नज़र आया। लेकिन आज सुबह सुबह ये जो क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उनको देखते हुए क्या भारतीय बाजारों पर भी थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए इस वक्त, और ओवरऑल ट्रेंड आप आगे के लिए कैसे देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो सबको बधाई ऑल टाइम हाई के लिए। और मैं अभी जस्ट डिम्पी सर का सुन रहा था, उन्होंने काफी बारीकाई से सब कुछ पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए, और उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे तो उसके ऊपर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है, और जो इंडिकेटर्स है कुछ उसमें भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करें। अच्छी बात है हम लोगों ने लाइफ टाइम हाई लगाया है, लेकिन कभी कभार यहाँ पे जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ ना कुछ परसेंट प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा आपको। निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18,540 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग 18,600 से लेके 18,660, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग आज 18,540 ब्रेक कर देते हैं तो शायद हम लोग कल का जो लो है वो एक बार टेस्ट जरूर करेंगे। उसके बाद 18,370 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये दोनों के नीचे अगर ये ट्रेड कर देता है तो शायद से 2 से 3% का मोमेंटम हमें और नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। ऊपर में 18,600 से लेके 18,660 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर डिस्क्लोजर मैंने कल जाते जाते मेरे अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में कुछ निफ्टी की क्वांटिटी शॉर्ट कर ली है। बिल्कुल। तो ये एक कॉशियस स्टेटमेंट कुछ नितिलेश की तरफ से नज़र आ रहा है। नज़र रखिए आप, और रेंज भी आपको बता दी गई है। अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 18,550 के बीच है। जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो 18,600 से 660 के बीच नज़र आ रहा है, और एक डिस्क्लोजर भी यहाँ पर उनकी तरफ से दे दिया गया है। नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी मैम, एक मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा और एक लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। पहले मैं एलएनटी के ऊपर शॉर्ट जाऊंगा। 2060 से लेके 2070 इस लेवल के ऊपर मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। अगर इसका आप आवरली और डेली चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा सेलिंग कंफर्म हुआ है ऊपरी लेवल से, तो 2110 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें बिकवाली करना पसंद करूंगा। 2000 मेरा पहला टारगेट होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 1960 रुपए का। और नेक्स्ट जो काउंटर होगा वो होगा विप्रो का। विप्रो में हमें बाय करना है 407 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस हमें लगाना है 395 का। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 430 का, और उसके बाद 450। क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो मार्केट ढूंढ ढूंढ के स्टॉक ऐसे निकाल रहा है जैसे कि जो चले नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पीएनबी दिया था, अमर राजा बैटरी दिया था, बीपीसीएल दिया था, एचडीएफसी लाइफ दिया था। तो सब जो चले नहीं है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और विप्रो मुझे लग रहा है कि अगर ये 407 के ऊपर निकलता है तो एक ऊपर का अच्छा टारगेट दिखा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स स्पेसिफिक रणनीति नितिलेश की तरफ से। नितिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एलएनटी पर शॉर्ट करने की राय, और विप्रो आप खरीद कर चल सकते हैं 430 से 450 के लेवल्स के लिए। चलिए